ना समझ में आने का कारण और उसके ग्रामर ना समझ में आने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको प्रश्न भी ना समझ में आए। आप देखोगे कि छोटे छोटे सेंटेंसेस को मिलाने से आपका आंसर कई सारे पैराग्राफ में होकर के पूरा पैराग्राफ बन जाएगा। पॉइंट जो है ना वो बहुत ज्यादा लोग आप लोगों को नहीं बताएंगे, ये क्योंकि ये जो पॉइंट है ये मैंने खुद से सोच करके निकाला है। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है और तू जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर लवली सिस्टर कोमल। तो जब मैं ले रही थी लाइव क्लास तो किसी आकाश कुमार ने कमेंट किया था कि दीदी हमें ना एक प्रॉब्लम हो रही है और वो प्रॉब्लम ये है कि हमें ना ही इंग्लिश अच्छे से समझ में आती है और ना ही हमें उसके ग्रामर अच्छे से समझ में आते हैं। अब आप हमें ये बता दीजिए, इंग्लिश का पेपर तो हमें देना ही है तो हम उसके आंसर को बना करके कैसे लिख पाएंगे। तो आज मैं लेकर के आई हूँ उसी का सोल्यूशन कि अगर आपको इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं समझ में आती है लेकिन फिर भी आप अपने इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसके आंसर को बना करके बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कैसे लिख पाएंगे। देखिए इसके लिए हमारे सामने बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से समझना है, क्योंकि देखिए अगर आप प्रश्न को समझे ही नहीं रहेंगे तो आंसर आप उसका लिख कैसे पाएंगे। अब देखिए इंग्लिश न समझ में आने का कारण और उसके ग्रामर न समझ में आने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपको प्रश्न भी न समझ में आए, लेकिन अगर आपको प्रश्न नहीं आएगा तो आंसर तो आप बिल्कुल भी बना करके नहीं लिख पाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखूं, अगर मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखूं कि हु वॉज लैंचो एंड व्हाट वाज हिज मेन प्रॉब्लम। देखिए जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया हु वाज लैंचो एंड व्हाट वाज हिज मेन प्रॉब्लम, तो क्या आप बता सकते हो, वैसे तो ये बिल्कुल इजी सा है, आप इसके मतलब आप इसको समझ जाओगे कि इस प्रश्न में क्या कहा गया है, हमें इसका आंसर कैसे देना है। लेकिन एक बात बताइए, ये तो बहुत ज्यादा इजी है, हो सकता है कि प्रश्न ऐसे भी तो होंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में जिनकी आपको मीनिंग ही नहीं आती रहेगी, तो इन दैट सिचुएशन आप क्या करेंगे, इसके लिए कम से कम जो आप किताब को पढ़ते रहिएगा ना उसे थोड़ा सा तो अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा ताकि जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसका मतलब ये है कि लैंचो कौन था और इसकी जो मेन प्रॉब्लम थी वो क्या थी। सबसे पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको आंसर को बना करके लिखना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो यही पॉइंट है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो आप कुछ भी लिख ही नहीं पाएंगे। इसके बाद देखिए दूसरा वाला है जो पॉइंट आपके सामने कि आपको क्या करना है ना, छोटे छोटे वाक्यों को बना लेना है। जैसे देखिए वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा बड़ा होगा नहीं, लैंचो कौन था जैसे प्रश्न में भी हम देखेंगे कि बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा ये, हु वाज लैंचो एंड व्हाट वाज हिज मेन प्रॉब्लम। देखिए अगर आप सोचेंगे ना कि मैं किसी जो इंग्लिश का सेंटेंस है उसका बहुत बड़ा बड़ा सा सेंटेंस बना करके आंसर देना चाहूँ और उस कंडीशन में जबकि आपको इंग्लिश अच्छे से समझने भी ना आ रही हो तो आप नहीं बना पाएंगे। आप क्या करिए ना, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। कैसे, जैसे कि आप इसका आंसर ऐसे लिखिए हु वाज लैंचो, लैंचो कौन था। आप एकदम बड़ा सा मत सोच लीजिए कि हम क्या ही लिखे लैंचो के बारे में, बहुत बड़ा सा कुछ इसका आंसर हो जाएगा, नहीं। आपको ट्राई ये करना है कि आप छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लीजिए और उसका तो आप नॉर्मल टेंसेस तो बना ही लेंगे। जैसे लैंचो कौन था तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि लैंचो वाज अ फार्मर। आप इसके लिए एकदम छोटा सा वाक्य बनाओ, बहुत बड़ा सा नहीं कि ऐसे हम सोचेंगे कि इसी में ढेर सारा ऐड कर दे, उसका घर वहां पे था, वो ये करता था, ये चीजें हो गई थी, ये प्रॉब्लम हो गई थी, ऐसा आप मत करिएगा। आप क्या करिए, छोटे छोटे वाक्य बनाइए। पहला लाइन ये सोचिए कि लैंचो कौन था, वो क्या था, तो आपके दिमाग में यही आंसर आएगा, लैंचो तो एक किसान ही था ना, तो उसका आंसर एकदम छोटा सा हो जाएगा कि लैंचो वाज अ फार्मर। देखिए छोटे छोटे सेंटेंस आप बना ही लेंगे। आप कक्षा 10 में आ चुके हैं, आपने कक्षा 6 में पढ़ाई की होगी, 7 में, आप कक्षा 9 तक 10 में भी पढ़े होंगे, तो क्या इतनी इंग्लिश नहीं आती होगी कि आप छोटे छोटे सेंटेंसेस को बनाकर लिख ले जाओ। आप छोटे छोटे सेंटेंस को लिख सकते हो और इसीलिए बहुत बड़ा मत सोचना कि नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा बनाने का ट्राई करें। आप छोटे छोटे को बनाना, आप पहली लाइन ये बना लो, दूसरी लाइन कुछ और बना लो, तीसरी लाइन कुछ और बना लो। आप देखोगे कि छोटे छोटे सेंटेंस
टेंसेस को मिलाने से आपका आंसर कई सारे पैराग्राफ में होकर के पूरा पैराग्राफ बन जाएगा, आपका आंसर भी कंप्लीट हो जाएगा। और देखिए एक जो बहुत ज्यादा ये पॉइंट जो है ना, वो बहुत ज्यादा लोग आप लोग को नहीं बताएंगे ये, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये मैंने खुद से सोच करके निकाला है। रीजन ये है, जैसे कि हम कभी भी किसी स्टोरी को पढ़ेंगे एंड कभी भी हम अपनी बुक में किसी चैप्टर को पढ़ें तो उसमें क्या होगा, आप ज्यादातर कभी ध्यान देना कि उसमें ऐसा रहता है, एक समय की बात है, एक चीज ऐसे हो गई थी, एक किसान रहता था, उसके घर में ये हो गया था, प्रॉब्लम ये हो गई थी, एक लड़की का नाम ये था, उसकी मम्मी उसके पास ऐसे आई, उसके भाई ने ये किया। मतलब कहानी कुछ इस टाइप की होती है ना कि वो ज्यादातर पास्ट टेंस में चलती है। वर्तमान में आप कौन सी कहानी को बताओगे, वर्तमान तो चल ही रहा है और भविष्य के लिए आप सोच सकते हो, लेकिन ज्यादातर जो चैप्टर्स होंगे, ज्यादातर जो कहानियां होंगी वो पास्ट टेंस में ही लिखी जाएंगी, क्योंकि हमारे जो राइटर्स लोग थे, पोएट लोग थे, पास्ट टेंस में ही तो सारे बीत गए ना, और उन्होंने जो भी कहानियों को लिखा है वो पास्ट टेंस में ही लिखा है। तो इंग्लिश में आंसर बनाने के लिए एक पॉइंट ये भी आ सकता है कि आपको ज्यादातर पास्ट टेंस का यूज करना पड़े। ज्यादातर किसका यूज करना पड़े, यू हैव टू यूज मोर पास्ट टेंस, आपको ज्यादातर पास्ट टेंस का यूज करना पड़े। तो आप क्या करो कि पास्ट टेंस को अच्छे से पढ़ लो। अब आप देखो ऐसा नहीं कह सकते कि दीदी हम टेंस को कहाँ पढ़ने जाएंगे, पास्ट टेंस हमें मिलेगा नहीं। देखिए पूरी टेंस पढ़ा करके रख दिया गया है, आप तुरंत जाइए प्लेलिस्ट में और टेंसेस की पूरी सीरीज बनी हुई है, आप पूरे टेंसेस को पढ़ लीजिए। और लास्ट वीडियो में तो हमने सारे टेंसेस के जितने हेल्पिंग वर्ब थे उनके लास्ट में कौन सी चीजें आएंगी सब कुछ पढ़ा करके रख दिया है। प्लेलिस्ट में जाइए, पूरे टेंस को देख लीजिए। पूरा ना देखना चाहे तो आप क्या करिए, केवल पास्ट टेंस को ही देख लीजिए ना, इसी में से आपके ज्यादातर आंसर बन जाएंगे। ज्यादातर आपको फ्यूचर का, विल का और ज्यादातर प्रेजेंट का यूज नहीं करना होता, ज्यादातर पास्ट टेंस का यूज करना पड़ता है आप लोगों को। तो इसीलिए पास्ट टेंस के बारे में अच्छी जानकारी रखिएगा ताकि आप अपने आंसर को लिख पाए। इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है कि कभी कभी समटाइम्स ऐसा हो जाएगा ना कि आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन से टेंस में हमें आंसर को लिखना है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जिनको कि आपको पता ही नहीं चले अब इसका कौन से टेंस में हम आंसर लिखने जाए। एक तो हमें अंग्रेजी समझ में नहीं आती है, ऊपर से ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में क्वेश्चन लिख दिया है, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो देखिए जब भी कभी कंडीशन ऐसी हो जाए दैट यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, की समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन से टेंस में लिखने जाए, ना वो पास्ट टेंस में आ रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में हमेशा आपको यूज करना है किसका, उस कंडीशन में हमेशा आपको यूज करना है प्रेजेंट टेंस का। और प्रेजेंट टेंस में भी ज्यादातर यूज करिएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस को। किसको यूज करिएगा, आप ज्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज करिएगा। रीजन इसका देख लीजिए, क्योंकि जब भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा आप प्रेजेंट टेंस को ले लीजिए। प्रेजेंट टेंस में देखिए दो चीजें बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात कि इसमें कुछ करना नहीं होता, यस यस लगाना होता है, तो वो आप क्या करेंगे, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा मत लगाइए। एग्जामिनर कौन सा आपका एक एक लाइन पढ़ने जा रहा है, कुछ करना है नहीं है, सब्जेक्ट लगाइए, वर्ब लगाइए, कुछ आगे उसके देख लीजिए, कुछ उसके आगे लिख दीजिएगा। और दूसरी बात ये आती है कि ज्यादातर हमें ना इज एम आर का यूज करने आता है। देखिए जब आपको क्वेश्चन ना समझ में आ रहा हो, आंसर लिखने ना आ रहा हो, तो ऐसा है ही नहीं कि आप फेल हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। आपको इज एम आर, वाज, वर, दिस, दैट, अरे जो भी आ रहा है सब लगा करके लिखिए। एग्जामिनर कभी आपका एक एक लाइन पढ़ करके चेक नहीं करने वाला। हाँ बस वो अगर पंक्चुएशन मार्क वाला रहेगा तब वो आपका चेक करेगा। तो जब न समझ में आए तो आप प्रेजेंट टेंस का यूज करिएगा, और उसमें भी ज्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करिएगा, क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं होगा। आप केवल सब्जेक्ट को लिखेंगे और वर्ब को लिख देंगे, ऑब्जेक्ट को लिख दीजिए, जितनी चीजें आती जाए आप सारा लिख दीजिए। इसके बाद देखिए अगला पॉइंट आता है कि मान लीजिए हमें ना ये सब भी नहीं करने आ रहा है, तो हम क्या करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, आपने पास्ट टेंस को भी नहीं पढ़ा, ना आपको प्रेजेंट टेंस लिखने आ रहा है, नहीं जमाल लिखने आ रहा है, अब तब हम क्या करें। तो देखिए क्या करिए, कहते हैं ना ये जो जीरो है ये एक हमेशा ही जीरो से बेहतर है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, कुछ लिखने ही नहीं आ रहा है, आपके सामने क्वेश्चन पेपर तो है, क्वेश्चन तो लिखा हुआ है ना आपके सामने। अब क्वेश्चन ऐसे ही तो लिखा नहीं है, क्वेश्चन में भी किसी टेंसेस का यूज किया गया होगा, क्वेश्चन भी कैसे न कैसे लिखा गया होगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चन को समझने का ट्राई करिए और क्वेश्चन में से वर्ड्स को निकालिए, क्वेश्चन में से टेंसेस को निकालिए कि कैसे उसका आंसर लिखाएगा। जैसे यहाँ पे हु वाज लैंचो, लैंचो
कौन था? आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्या करना है, आप प्रश्न तो समझ में आ रहा है ना, लैंचो कौन था? इसमें देखिए वाज लिखा है, आप जान जाओगे कि हमें आंसर को इसी टेंस में लिखना है। लिख दीजिए लैंचो वाज अ फार्मर। कितना बड़ा जाता है, क्वेश्चन में से निकालिए ना, यहाँ से निकालिए व्हाट वाज हिज मेन प्रॉब्लम। मेन प्रॉब्लम क्या थी? तो लैंचो को निकालिए, हिज को निकालिए, मेन प्रॉब्लम को निकालिए, और जो भी समझ में आ रहा है मेन प्रॉब्लम के आगे दैट लगा करके लिख दीजिए। दैट भी नहीं लगाने आ रहा है, छोड़ दीजिए, दैट भी मत लगाइए। मेन प्रॉब्लम के आगे आप कुछ भी 3-4 वर्ड लिख दीजिए, लेकिन उसके लिए आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। और ज्यादातर ट्राई ये करना है कि हमें पास्ट टेंस में लिख लेना है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आपको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर लेना है। कुछ नहीं आने पर क्वेश्चन को पकड़िए और उसमें से 2-3 चीजों को निकालिए और आंसर को लिख दीजिए। तो आई होप कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लास्ट में हमेशा से यही कहती हूँ और आज भी यही कहूंगी कि मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए आप सभी। कारण इसका ये है, स्वस्थ नहीं रहेंगे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, मस्त नहीं रहेंगे टेंशन में रहेंगे तो भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी, व्यस्त नहीं रहेंगे तो किसी ना किसी चीज में आप फंसे रहेंगे और हो सकता है कि आप गलत रास्ते की तरफ चले जाएं। इसीलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और लास्ट में हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए आप सभी। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छी लगी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।